बहादुर कमांडर या मोसाद का जासूस, ईरान की कुद्स फोर्स का चीफ या नेतन्याहू का सबसे बड़ा मुखबिर। आज तेहरान की गलियों से लेकर बैरूत में मलबे तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी। वो शख्स जिसे कासिम सुलेमानी का उत्तराधिकारी बनाया गया था, आज वही खामनेई की मौत के बाद शक के सबसे ज्यादा घेरे में है। क्या आयतुल्लाह अली खामनेई को उनके ही सबसे भरोसेमंद सिपहसालार ने बेच दिया? क्या 28 फरवरी की उस काली रात की लोकेशन कानी ने ही लीक की थी? आज ईरान के सबसे बड़े गद्दार का होगा पोस्टमार्टम। पिछले 6 साल और कुछ ऐसी मौतें जिन्होंने ईरान की रीढ़ तोड़ दी है। कासिम सुलेमानी, फखरीजादे, रईसी, हानिया, नसरुल्लाह और अब खुद आयतुल्लाह खामनेई। ये मामूली लोग नहीं थे। इनका मूवमेंट इतना गुप्त था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो फिर मोसाद को इनके बेडरूम तक की खबरें कैसे लगी? शक की सुई इस्माइल कानी पर जाकर रुकती है। याद कीजिए, 31 जुलाई 2024 को तेहरान का वो सेफ हाउस जहां इस्माइल हानिया रुके थे, सुरक्षा की जिम्मेदारी कानी की कुद्स फोर्स की थी। लेकिन बम हानिया के बिस्तर के नीचे पहले से फिट था। बिना अंदरूनी मिली भगत के ये नामुमकिन था। क्या कानी ही वो इनसाइडर है जिसने मोसाद के लिए ईरान का दरवाजा खोल दिया है? ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी निजाद ने दुनिया को चौंका दिया था एक इंटरव्यू में, जब उन्होंने कहा था कि हमने जिस यूनिट को मोसाद से लड़ने के लिए बनाया है, उसका चीफ ही मोसाद का एजेंट निकला। इशारा साफ था, ओवरसीज इंटेलिजेंस और इस्माइल कानी। दावा है कि कानी के साथ 20 और बड़े अधिकारी इजराइल की पेरोल पर हैं। यही नहीं, जब बैरूत में हाशिम सैफुद्दीन पर हमला हुआ था तो कानी वहीं थे। मीटिंग इतनी गुप्त थी कि सिर्फ चंद लोगों को पता था। हमला हुआ, सैफुद्दीन मारे गए, लेकिन कानी चमत्कारी ढंग से बच निकले और 2 दिन तक गायब रहे। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर किसी बड़े डील का हिस्सा? खामनेई को एक खास बैठक के लिए किसने राजी किया? नेतन्याहू के पास उस मीटिंग का मैप किसने भेजा? अगर कानी गद्दार है तो ईरान का अंत निश्चित है, और अगर वो नहीं तो फिर वो विभीषण कौन है जो ईरान की बर्बादी की पटकथा लिख रहा है? सस्पेंस बरकरार है, लेकिन तेहरान अब अपनों के ही साए से डर रहा है। 6 साल, कई बड़े दिग्गज और एक ही सवाल, क्या ईरान के भीतर ही कोई विभीषण बैठा है? कासिम सुलेमानी से लेकर और नसरुल्लाह इस्माइल हानिया से लेकर अब खुद सर्वोच्च नेता अली खामनेई तक, ईरान ने अपने सबसे अनमोल नगीने खो दिए हैं। ये सिर्फ इजराइल की ताकत नहीं, ये तेहरान की अपनी सुरक्षा में वो सुराख है जिसे गद्दारी ने बड़ा किया है। ईरान ने दुनिया को डराने वाली मिसाइलें तो बना ली, हजारों किलोमीटर तक मार करने वाले ड्रोन भी तैयार कर लिए, लेकिन वो उन गद्दारों को पहचानने में चूक गया
जो उसकी अपनी सफों में छिपे हैं। जब जब कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ, सटीक लोकेशन और पल पल की जानकारी दुश्मनों तक पहुंचती रही। क्या ईरान की इंटेलिजेंस फेल हो चुकी है या फिर गद्दारी का दीमक तेहरान की बुनियाद को खोखला कर चुका है? हथियार जंग जीत सकते हैं, लेकिन गद्दार मुल्क को कमजोर कर देते हैं। ईरान के लिए चुनौती इजराइल की मिसाइलें नहीं, बल्कि अपने ही घर में छिपे वो चेहरे हैं जिन्होंने वतन का सौदा कर लिया है। सवाल आज वही है, अगला नंबर किसका है और कब तक अपनों के खून से ये जमीन लाल होती रहेगी? अट्ठाईस फरवरी की रात जब पूरा ईरान सो रहा था, तब तेल अवीव में नेतन्याहू एक रेड बटन पर हाथ रखे बैठे थे और उन्हें बखूबी पता था कि खामनेई इस वक्त बंकर के किस कोने में मौजूद हैं। उन्हें बखूबी पता था कि सुरक्षा घेरा कितना मजबूत या कितना कमजोर है। लेकिन ये सारी जानकारी उन तक पहुंची तो पहुंची कैसे? क्या कुद्स फोर्स का चीफ इस्माइल कानी ही वो शख्स है जिसने इस्लाम के नाम पर इस्लाम के रहनुमा का सौदा कर लिया? आज हम उस गद्दारी की परतें खोलेंगे जिसने ईरान को खंडहर बना दिया। खामनेई को उस रात मीटिंग के लिए बुलाया गया था। एक ऐसी मीटिंग जो अचानक तय हुई। रिपोर्ट्स कहती हैं कि खामनेई बाहर नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्हें राजी किया गया। किसने राजी किया? वो कौन था जिसने भरोसा दिलाया कि जगह पूरी तरह सुरक्षित है? इजराइल के पास उस कमरे का नंबर तक था जहां खामनेई मौजूद थे। इस्माइल कानी, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सालों तक जासूसी का नेटवर्क चला चुके थे, उन पर शक गहरा है कि उन्होंने मोसाद के साथ मिलकर एक स्लीपर सेल तैयार किया है। वही सेल जिसने रईसी के हेलीकॉप्टर का रास्ता भटकाया और वही सेल जिसने खामनेई की लोकेशन अमेरिका को बेची। सवाल उठता है कि कानी जैसा कमांडर गद्दार क्यों बनेगा? क्या मोसाद के पास कानी की कोई ऐसी कमजोरी है जिसे दुनिया नहीं जानती, या फिर ये ईरान के अंदर की सत्ता की जंग है? 1997 से कुद्स फोर्स में रहने वाला ये शख्स जो सुलेमानी का दायां हाथ था, क्या वो सुलेमानी की मौत का बदला लेने के बजाय खुद ही कातिलों से मिल गया? हानिया की मौत के वक्त सुरक्षा घेरा कानी का था। सैफुद्दीन की मौत के वक्त लोकेशन कानी के पास थी। और अब खामनेई की ये कड़ियां अब एक खूनी पैटर्न की ओर इशारा कर रही हैं। ईरान के एलीट फोर्स आज सवालों के घेरे में है। अगर कानी गद्दार है तो इसका मतलब है कि ईरान का पूरा मिलिट्री ढांचा इजराइल के कंट्रोल में है। और अगर कानी निर्दोष है तो फिर मोसाद की ताकत उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां ईरान का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। खामनेई चले गए, नसरुल्लाह चले गए, हानिया चले गए, अब बचा कौन? क्या अगला नंबर खुद कानी का होगा या वो इजराइल के सुरक्षित गलियारे में पनाह लेंगे? मिडल ईस्ट के इस महायुद्ध में अब गद्दारी ही सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। जासूसी के इस खेल में कौन मोहरा है, कौन शिकारी, ये साफ होने ही वाला है। लेकिन एक बात तय है, ईरान के अंदर की गद्दारी ने
उसे उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता काफी कठिन है। ईरान का वो अभेद्य किला जिसे दुश्मन भी छूने से डरता था, आखिर ढह कैसे गया? क्या आयतुल्लाह अली खामनेई को इजराइल की मिसाइलें नहीं बल्कि अपनों की गद्दारी ने मारा है? वो रहबर जिनकी सुरक्षा की परतें लोहे की दीवार जैसी थी, उन्हें गुमराह कैसे किया गया? उन्हें बैठकों के नाम पर मौत के जाल में फंसाया गया। खामनेई को मारना आसान नहीं था, लेकिन जब घर के भेदी ही दुश्मन से हाथ मिला ले तो सुरक्षा के हर दावे खोखले हो जाते हैं। ईरान आज जंग के भंवर में फंसा है, मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन तेहरान की गलियों में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है, वो कौन था जिसने सटीक लोकेशन दी? वो कौन था जिसने अंतिम पलों की जानकारी साझा की? गद्दारी की इस आग ने ईरान के सबसे बेशकीमती शख्स को राख कर दिया। आज ईरान के लिए जंग से भी ज्यादा जरूरी उन गद्दारों को पहचानना है जो अगली बारूदी बारिश का रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर गद्दार घर में हो तो जंग जीतना नामुमकिन हो जाता है। खामनेई चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए गद्दारी के वो सुराख जो पूरे मुल्क को लीलने के लिए बेताब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।